नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम आज नया टॉपिक है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। खास बात ये है कि ये आने वाले हर एग्जाम राजस्थान की दृष्टि में बात करें तो जेल प्रेयर में स्पेशली दे रखा है। चतुर्थ श्रेणी में ये स्पेशली टॉपिक दे रखा है। पटवार में सूचना का अधिनियम के बारे में, सूचना आयोग के बारे में दे रखा है आराम से। अगर हम बात करें राज्य प्रशासनिक सेवा आरएस में ग्रेड की सभी भर्तियों में ये टॉपिक अच्छे से और शानदार प्रश्न यहाँ से पूछ। आज इस पर चर्चा जो हम करने वाले हैं विस्तृत यानी शुरुआत से लेकर अंत तक 360 डिग्री विश्लेषण पर क्लास में बात करेंगे। सबसे पहली बात इसमें हम चर्चा करेंगे कि सूचना के अधिकार अधिनियम की पृष्ठभूमि क्या है। पहली बात, पृष्ठभूमि इतिहास क्या है, इसमें आंदोलन किस प्रकार से शुरू हुआ और किस प्रकार से आंदोलन ने अपने एक रूप लिया और सूचना का अधिकार अधिनियम बना। कौन से ऐसे राज्य है जो आरटीआई 2005 आने से पहले भी इस प्रकार के रूल्स बना चुके थे, और जैसे ही आरटीआई 2005 लागू हुआ ये भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेदों को प्रभावित करता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कौन से अनुच्छेद है, इस पर हम बात करेंगे और कौन सी सूचनाएं मिल सकती है, कौन सी नहीं मिल सकती। साथ में हम डिस्कस ये भी करेंगे कि राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग जो होता है उसके मुख्य रूप से वर्तमान क्या परिस्थिति और आधार है, इस पर चर्चा हम करने वाले हैं। सबसे पहले आपके सामने हेडिंग लिख रखी है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। इसके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात मैं यहां से जानूं तो एक चीज नोट करना आपको, सूचना का अधिकार अधिनियम सबसे पहले तात्पर्य क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये चीज आपको समझना है। तात्पर्य क्या है? सूचना के अधिकार अधिनियम का तात्पर्य है किसी भी प्रकार से मैं अगर संदर्भित बात करूं तो आपको कौन सी सूचनाएं मिलेगी। इससे आपको समझना ये है कि मान लो कि हम क्या करते हैं, किसी भी देश के नागरिक है, किसी भी देश के नागरिकों या व्यक्तियों को सरकार जो भी है, सरकार और प्रशासनिक जो कार्य है यानी जो सरकार है और प्रशासन है उनके कार्यों से संबंधित आपको जानकारी, सूचनाएं, सामान्य जो भी जानकारी है अधिकारी और कर्मचारी के माध्यम से आपको प्रदान करना। यानी आप जब मांगो सरकार से, प्रशासनिक अधिकारियों, सरकार क्या कार्य कर रही है, प्रशासनिक अधिकारी क्या कार्य कर रहे हैं, इनकी सूचनाएं जब आप मांगना चाहो, जानना चाहो तो उनके सरकार के अधिकारी और कर्मचारी आपको क्या करें, ये सूचनाएं उपलब्ध करवाए। यही सूचना का अधिकार है। तो सबसे पहले मैं यहाँ परिभाषा लिखूं तो एक चीज नोट करना, देश के नागरिकों को सरकार तथा प्रशासन के कार्यों की, सरकार तथा प्रशासन के कार्यों की के बारे में सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा सूचना प्रदान करना। अगर आप जनता है, लोग है, जब भी सूचनाएं मांगते हैं, जब भी सूचनाएं कि सरकार क्या कार्य कर रही है, लोकतांत्रिक शासन है, सरकार कौन से कार्य कर रही है, कौन से कार्य नहीं कर रहे, और जब भी आप मांगो तो इसकी सूचनाएं आपको उपलब्ध करवाई, ये महत्वपूर्ण इसका तात्पर्य रहेगा। अब सबसे पहली बात इसमें मैं थोड़े से इतिहास के बारे में और थोड़ी सी पृष्ठभूमि के बारे में इसमें बातें कर लेता हूं। इसकी पृष्ठभूमि क्या रही, पृष्ठभूमि में हम थोड़ा सा इतिहास की ओर झांकते हैं तो इतिहास से हमें कुछ जानकारी ये मिलती है कि ऐतिहासिक तौर पे देखा जाए तो एक देश है स्वीडन। स्वीडन ने क्या किया था, स्वीडन ने सबसे पहले सूचना देने के लिए अधिनियम बनाया था 1766 में। यानी स्वीडन पहला देश है जो सूचना के अधिकार को संवैधानिक तौर पे अधिकार लोगों को, नागरिकों को उपलब्ध करवाए थे। और स्वीडन एक बिल लेकर आया था, और कब लेकर आया था, सन 1766 ईस्वी में। ठीक है,
1766 ईस्वी में स्वीडन द्वारा फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट नाम से एक एक्ट लेकर आया था। उस एक्ट के माध्यम से सूचनाएं उपलब्ध करवाने के संदर्भ में अगर हम बात करें तो विश्व में पहला देश बना था। फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट, और इसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि विश्व का पहला देश स्वीडन है जिसने सूचना के अधिकार को संवैधानिक दर्जा दिया और लोगों को कानूनी तौर पे मान्यता प्रदान की थी। फिर एक आप देश है डेनमार्क, आपने नाम सुना हो तो इसके बारे में, सॉरी, फिनलैंड के बारे में याद रखना है। 1919 में फिनलैंड ने भी क्या कर लिया, इसको कानूनी दर्जा दिया था। फिनलैंड। विश्व स्तर की अगर बात करें, फिनलैंड ने 1919 में कानूनी दर्जा प्रदान कर दिया था। ठीक है, इसको फिनलैंड ने भी क्या कर दिया, 1919 में कानूनी दर्जा प्रदान कर दिया था। तो ये देश, एक चीज बात करें तो एक अग्रणी देशों में शामिल हुए थे। फिर आपको नोट करना है यहां से कि दूसरी बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना आपको पता है कि 24 अक्टूबर 1945 को हुई। और 24 अक्टूबर को मैं कह सकता हूं संयुक्त राष्ट्र संघ को हम यूएनओ बोलते हैं, यूनियन नेशन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको, संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, अब देखो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसकी जो महासभा है उसके द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया था। और उस प्रस्ताव के माध्यम से, जो महासभा की पहली बैठक हुई थी, प्रथम अधिवेशन हुआ था, उस प्रथम अधिवेशन में प्रस्ताव लाकर इस सूचना के अधिकार को एक मौलिक अधिकार का दर्जा दिया था। ठीक है, तो नोट ये करना है, इनकी जो महासभा है, महासभा के क्या होते हैं, अधिवेशन होते हैं। और महासभा के प्रथम अधिवेशन में, प्रथम अधिवेशन में सूचना के अधिकार को या जानने के अधिकार को मौलिक अधिकार कहा था। ये एक प्रकार का क्या है, मूल अधिकार है, और मूल अधिकारों में इसके श्रेणी में दर्जा मिलना चाहिए। ये बात यूएनओ के माध्यम से कही गई थी। फिर बात करते हैं यूएनओ के संदर्भ में। संयुक्त राष्ट्र संघ में आपको यूएनओ की बात करें तो आपको पता हो तो एक मानवाधिकार घोषणा पत्र आता है 10 अक्टूबर 1948 को। ठीक है, यूएन के द्वारा ही मानवाधिकार घोषणा पत्र, और मानवाधिकार घोषणा पत्र कब आता है, ये आपको याद है 10 दिसंबर 1948 को आता है। और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ये भी अच्छे से जानकारी होगी। ठीक है, मानवाधिकार घोषणा पत्र जब आता है तो इस मानवाधिकार घोषणा पत्र के संदर्भ में एक चर्चा ये की गई, हालांकि यूएनओ में 111 अनुच्छेद है, जबकि मानवाधिकार जो घोषणा पत्र है इसमें 30 अनुच्छेद है। ठीक है, इसका जो अनुच्छेद है ना, कौन सा अनुच्छेद याद रखना है, अनुच्छेद दिया हुआ है 19। अनुच्छेद 19 में एक बात स्पष्ट तौर पर दी हुई है कि प्रत्येक, विश्व स्तर की बात की गई है, प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति व राय की स्वतंत्रता का उल्लेख है इसमें, कि हर व्यक्ति को क्या है, अभिव्यक्ति और राय की स्वतंत्रता है इसमें। यानी बात करें तो अनुच्छेद 19 में उल्लेखित है। अभिव्यक्ति में स्वतंत्रता में साफ साफ इसमें दिया हुआ है कि एक सूचना का जो अधिकार है, सूचना के अधिकार को या अधिकार की
गारंटी इसमें प्रदान की गई है विश्व स्तर पे। तो मैं कहूं कि यूएनओ के अनुच्छेद 19 की बात करें, देखो एक अच्छी बात याद रखना है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 395 में से अनुच्छेद 19, उसमें भी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी हुई है। और जो मानवाधिकार घोषणा पत्र है उसके भी अनुच्छेद कौन से में है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो ये भी अनुच्छेद 19 में दी हुई है। दोनों चीजें कॉमन तौर पे आप याद इसमें रख सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद की अगर मैं बात करूं, कुछ जानकारियों की यहां से मैं बात करूं, तो आपको एक दो बातें और भी नोट करनी है कि हाँ अब भारत ने क्या हुआ था, कि भारत की संदर्भ में बात करें, भारत में सन 1982 की बात है, और 1982 में एक सुप्रीम कोर्ट में केस आया था। कब की बात है, 1982 की। 1982 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था, और मामला क्या था मैं बता दूं, मामला था, देखो मैं कह सकता हूं इसमें एसपी गुप्ता बनाम एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ विवाद आया था एक। और इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि एक भारत के लोकतांत्रिक देश है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में जनता को ये जानने का अधिकार है कि हमारी चुनी हुई सरकार क्या कर रही है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि इन्होंने कहा कि जनता को जानने का अधिकार है, जनता को जानने का अधिकार है, या मैं कह दूं कि जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है, प्राप्ति का अधिकार है। और ये बात कौन से आर्टिकल के तहत कही थी, आर्टिकल 19 के तहत की गई थी। क्यों कही गई थी, कि प्रत्येक नागरिक है, यानी हर व्यक्ति क्या होता है, भारत की मैं बात करूं तो भारत का हर व्यक्ति, जैसे मान लो कि भारत में जो नागरिक है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से, वर्तमान की बात करें टैक्स देते हैं, जीएसटी आप हर व्यक्ति भरता है। कुछ नहीं भर सकते तो हम कह सकते हैं कि हर प्रकार के आप मान लो कि प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसमें जीएसटी इंक्लूड है, टैक्स देते हैं। तो लोकतांत्रिक सरकार की मैं बात करूं तो लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है कि जो सरकार है जनता द्वारा चुनी जाती है, जनता का शासन कर रही है। तो 1982 में जीएसटी नाम नहीं था लेकिन अन्य नाम कर थे, तो हम कह सकते हैं कि कोर्ट ने यह कहता है कि जानकारी प्राप्ति का अधिकार, अनुच्छेद 19 के अनुसार इन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अनुच्छेद 19 में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सूचना प्राप्ति का अधिकार है, सूचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है, यानी जानने का अधिकार है, सूचना प्राप्ति का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भारत में इसमें कहा था। फिर एक मामले की और मैं बात करूं तो सन 1989 की बात आती है। 1989 में हमारे प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह। वीपी सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, और वीपी सिंह सूचना के अधिकार को अधिनियम बनाने के पक्ष में थे। ये भी सूचना के अधिकार के पक्ष में थे, ठीक है, और उन्होंने कानूनी रूप देने का समर्थन किया। वीपी सिंह प्रधानमंत्री, ये ध्यान रखना, भारत के, ठीक है, ने सूचना के अधिकार को कानूनी रूप देने का समर्थन किया था इन्होंने। लेकिन एक दिक्कत आ गई थी, इनके समर्थन में कुछ बाधाएं आ रही थी। बाधाएं ये आ रही थी कि पहली बात, वीपी सिंह के पास बहुमत नहीं था, इसलिए कोई प्रकार का फैसला लेने से पहले सरकार गिर जाती। दूसरी बाध्यता ये थी कि जो साक्ष्य अधिनियम था हमारे पास में, साक्ष्य अधिनियम, या मैं एक्ट लिख दूं, कब का, सन 1872 का, जो अंग्रेजों द्वारा, यानी साक्ष्य के बारे में आप सूचनाएं प्राप्त नहीं कर सकते, किसी मान लो कि गुप्त साक्ष्य उनके बारे में सूचनाएं नहीं ले सकते। एक प्रशासनिक गुप्त बात अधिनियम लागू किया होता उस समय, ठीक है। तो याद रखना, इसमें हम कह सकते हैं इसको शासकीय गुप्त गुप्त बात एक्ट। और ये एक्ट कब का था, सन 1923 का अधिनियम था, ठीक है। तो 1923 में, यानी इसको हम कह सकते हैं ऑफिशियल सेक्रेटरी एक्ट, यानी सीक्रेट एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है 1923 का। ये क्या है, कुछ जानकारी है जो छुपाने का काम करते हैं।
साक्ष्य हमें हर प्रकार के, मान लो कि कोई साक्ष्य कोर्ट में सरकार के पास में पड़े तो हम उनसे लें, तो इसमें पहले से अधिनियम में हम साक्ष्य नहीं देंगे। तो ऐसे रूल्स थे, और ऐसे रूल्स को तोड़ना भी वीपी सिंह के लिए बस की बात नहीं था, क्योंकि उनकी सरकार बहुमत की नहीं थी ऐसी स्थिति में। लेकिन प्रयास इनके द्वारा इस समय किया गया था। फिर अपने लिए बात क्या आती है, फिर यहां से महत्वपूर्ण बात की शुरुआत होती है कि हमने क्या शुरू कर दिया था, सूचना का अधिकार के लिए एक आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। तो यहां से ये मोस्टली बहुत महत्वपूर्ण चीज याद रखना है, सूचना के अधिकार, सूचना के अधिकार के लिए आंदोलन, सूचना के अधिकार के लिए आंदोलन की शुरुआत होती है। और आंदोलन जब ये शुरू हो जाता है तो यहां की घटना, पहली बात, आंदोलन शुरुआत कब होती है, तो एक तो याद रखना है शुरुआत, शुरुआत होती है 6 अप्रैल 1995 से। ठीक है, कब होती है, 6 अप्रैल 1995 से। आपसे पूछे कि ये स्थान या किसके द्वारा किया गया था, ये मान लो कि कौन से संगठन या किस स्थान से, तो स्थान आपको याद रखना। इस सूचना के लिए अधिकार जो आंदोलन हुआ था ना, वो कहां से शुरू हुआ था, ब्यावर। ब्यावर वर्तमान में तो जिला है, और किसी समय ये क्या था, ब्यावर अजमेर जिले के एक भाग था। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि इसकी शुरुआत कहां से होती है, ब्यावर। तो इसमें एक चीज नोट करना है आपको कि किस संगठन ने ये हिम्मत की थी। भाई जिस संगठन ने ये आंदोलन किया था उस संगठन का नाम क्या था, उस संगठन का नाम था मजदूर किसान शक्ति संगठन। कौन से संगठन ने शुरू किया था, के नेतृत्व में, के नेतृत्व में अरुणा रॉय द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, अब सवाल अपने लिए बनता है कि ये जो आंदोलन हुआ था, ये आंदोलन हुआ था 1995 में शुरू, और आंदोलन कौन से संगठन ने किया था, तो अरुणा रॉय है, एक भारतीय प्रशासनिक सेवा में आईएएस अधिकारी रह चुकी थी। बाद में ये इस प्रकार का आंदोलन शुरू किया तो उन्होंने उसे त्यागपत्र देकर, समाज सेविका थी ये। ठीक है, ये इनके पति दोनों समाज सेवा में जुड़ गए थे। इनका क्षेत्र अजमेर का आसपास का क्षेत्र रहा था। ठीक है, अब बात अपने लिए बनती है कि ये जो संगठन की बात कर रहे हैं, कौन सा, किस, मजदूर किसान शक्ति संगठन। ये संगठन जिसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, किसके संदर्भ में निभाई थी, तो इस संगठन के बारे में याद रखना। देखो, एक तो इस संगठन की स्थापना और एक स्थान और एक मुख्यालय कहां पर है। तो एक तो याद रखना है कि इस संगठन की स्थापना, एक याद रखना यह संगठन स्थापित कहां हुआ था, और एक याद रखना इस संगठन का मुख्यालय कहां स्थापित है और था। बहुत महत्वपूर्ण संगठन है। इस संगठन की स्थापना होती है 1990 में। कब होती है, 1990 में स्थापना होती है इस संगठन की। और कारण क्या था, अच्छा स्थान कहां पर है, तो स्थान याद रखना है तिलोनिया। तिलोनिया कहां पर है, तो अजमेर में है। स्थापित कहां होता है ये, तिलोनिया अजमेर में। मजदूर किसान शक्ति संगठन अरुणा रॉय के नेतृत्व में अन्य लोगों के साथ मिलकर इसकी स्थापना की जाती है। और इन्होंने अपना स्थापना यानी मुख्यालय कहां बनाया था, तो इन्होंने मुख्यालय बनाया था देवडूंगरी। और देवडूंगरी कहां पर है, तो राजसमंद में इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया था। ठीक है, ये चीज नोट करना। फिर इन्होंने क्या किया था, इस संगठन के माध्यम से जन सुनवाइयां हुई थी। संगठन स्थापित हो गया और इस संगठन ने क्या किया था, जन सुनवाइयां
की थी। तो दो जन सुनवाई हुई थी इनकी। तो याद रखना कि एक तो देखो प्रथम जन सुनवाई, और फिर याद रख सकते हैं हम द्वितीय या दूसरी जन सुनवाई। तो जन सुनवाई इस संगठन के द्वारा की गई थी। पहली पाली में की गई थी, और कोट किराना नामक स्थान है पाली में, वहां पर पहले जन सुनवाई हुई थी। तो कोट किराना यानी जल सुनवाई हुई थी कि आखिर आखिर सूचना का अधिकार हमें क्यों चाहिए। लोगों की समस्याएं सुनी गई थी इसमें, लोगों में बहुत सारी समस्याएं इसमें आई थी। तो इसमें बताऊं कौन सी, तो कोट किराना जगह का नाम है, गांव का नाम है। गांव कहां पर है ये, तो पाली में पहली जन सुनवाई की गई थी इनके द्वारा। और ये जन सुनवाई कब की गई थी, तो याद रखना है 2 दिसंबर 1994 को की गई थी। ठीक है, 2 दिसंबर 1994 को पहली जन सुनवाई। दूसरी जन सुनवाई हुई थी भीम, और भीम कहां पर है, तो भीम है राजसमंद में। भीम में तो बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार देखने को मिले थे इस प्रशासन में। ठीक है, और ये हुई थी 7 दिसंबर 1994 को। अब देखो दक्षिण राजस्थान का बहुत बड़ा संगठन, एक तहलका मचा दिया था इन जन सुनवाई ने उस समय भारत में और राजस्थान में। बहुत ज्यादा स्तर पे इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिली थी। हुआ यह था कि राजसमंद में, अब देखो जन सुनवाई में लोगों की समस्याएं सुनी। सरकार क्या कर रही है, सरकार बहुत सारे फंड और बजट प्रस्तुत कर रही है। सरकार का फंड लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, नहीं पहुंच पाता है तो लोगों की शिकायतें सरकार से होती है। तो शिकायत करने पर कोई सूचना हमें नहीं मिल पा रही है। तो यहां तक जो जन सुनवाई भीम में तो इतनी ज्यादा विकराल रूप था भ्रष्टाचार का कि भीम के लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ पशु चिकित्सालय स्वीकृत हुआ है। तो पशु चिकित्सालय स्वीकृत हुआ है तो पता चला कि देखने के लिए गए कहाँ हुआ है, तो सेकंड मंजिल पे चल रहा था। अब एक चीज बताओ कि जानवरों को सेकंड मंजिल पर आप दिखाने के लिए कैसे ले जाओगे। संचालित था, भ्रष्टाचार का अच्छा रूप था। प्रशासनिक या सरकारी सेवाओं में लोगों के नाम जुड़े हुए थे, राशन कार्ड में नाम जुड़े हुए थे, और ऐसे नाम लोगों के नाम से भी योजनाओं का लाभ उठाया जा रहा था जिन लोगों की पहले भी देहांत या मृत्यु हो चुकी है। ऐसी देखने को मिले तो एक विकराल रूप मिला था। तब अंत में इन सुनवाई के बाद में इस संगठन में एक चीज कही थी कि सूचना का अधिकार क्या है। सूचना का अधिकार प्रत्येक नागरिक का एक महत्वपूर्ण अधिकार है। एक क्या है, महत्वपूर्ण अधिकार है, और नागरिकों को इससे वंचित नहीं किया जा सकता, यानी वंचित नहीं कर सकते। यह निष्कर्ष निकाला था, और इसी के तहत इन्होंने सारी सुनवाई और इस आंदोलन को रूप दिया। और रूप देते हुए फिर इन्होंने क्या किया था, सन 1996 से 1996 से इन्होंने एक शुरुआत की थी, नई शुरुआत। और नई शुरुआत किस ओर कर दी कि इन्होंने सूचना के अधिकार के लिए एक जन आंदोलन और एक प्रदर्शन की शुरुआत कर दी थी 1996 में। इस सूचना के अधिकार की मांग को लेकर जन समर्थन के लिए और जो लोगों की इस सूचना अधिकार के लिए एक प्रदर्शन रूपी आंदोलन शुरू कर दिया कि हमें सूचना चाहिए, हमें सूचना का अधिकार चाहिए। अरुणा रॉय और बहुत सारे लोग इसमें, अब देखो गलतियां होती है तो पकड़ना और उसके बारे में जानकारी भी जरूरी होती है। तो इसके संदर्भ में बहुत सारी बातें और बहुत सारे तथ्य जानने मिले थे। फिर क्या हुआ था, ऐसी स्थिति में यह राष्ट्रीय स्तर पे मुद्दा फैल गया था। फिर राजस्थान में आपको पता है तो सन 1998 में चुनाव हुए थे। 1998 में राजस्थान विधानसभा के चुनाव हुए थे, आपको पता हो तो राजस्थान विधानसभा के चुनाव हुए थे, और उस समय भाजपा की सरकार पहले से थी। ठीक है, 93 से 98 तक भैरू सिंह सेका होते हैं। अब इस समय जब चुनाव हुए थे तो राजस्थान की जो कांग्रेस पार्टी थी ना, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने एक चुनावी घोषणा की थी, और जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था उसमें कुछ बातें लिखी थी। बात ये लिखी तो पहले तो उन्होंने कहा कि हम राज्य में क्या करेंगे, राज्य मानवाधिकार आयोग है ना, उसका गठन करेंगे। यानी मानवाधिकार आयोग की स्थापना की मांग इसके तहत की गई थी। ठीक है,
दूसरी इसकी महत्वपूर्ण बात क्या थी? दूसरी इन्होंने एक और बात कही थी कि हम जन सूचना अधिकार के लिए हम क्या कराएंगे? इस अधिकार के लिए हम अधिनियम बनाएंगे। ये इन्होंने घोषणा पत्र में कहा था। और इस घोषणा पत्र के बाद में 98 के चुनाव में कांग्रेस जीत भी गई थी। अशोक गहलोत आपको याद हो तो मुख्यमंत्री उस समय बन गए थे। अब जब गहलोत मुख्यमंत्री बन गए तो ये जो घोषणा की गई थी, इन घोषणाओं को भी पूरा करना जरूरी था इनके लिए। और जब घोषणाओं को पूरा करना जरूरी था तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ था? अब देखो ये 1998 के चुनाव में आपको पता हो तो कौन सी लोक विधानसभा थी? ये 11वीं विधानसभा थी। 9वीं भंग हो गई थी, फिर भैरू सिंह शेखावत 10वीं बने थे, 11वीं में अशोक गहलोत पहली बार बने थे। 11वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे। अब जैसे ही चुनाव की स्थिति आई तो वापस से अब सरकार को कुछ इस प्रकार से रूल्स ही बनाना था। तो राजस्थान सरकार ने क्या किया था? 1 मई 2000 की बात है, 1 मई 2000 को राजस्थान सूचना का अधिकार एक्ट बनाया था। एक राजस्थान आरटीआई नाम कह सकते हैं, 2000 में बना दिया था। और इसको जो बनाया था, इसको हमने लागू कब किया था? राजस्थान में लागू किया था हमने 26 जनवरी 2001 को। राजस्थान में लागू कब कर दिया इसको? याद रखना, राजस्थान की बात हो रही है यहां पे। राजस्थान में लागू कर दिया 26 जनवरी 2001 को। ठीक है। अब जैसे हमारे आरटीआई आता है, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन इसको बोलते हैं, सूचना का अधिकार। इस सूचना के अधिकार कहते हैं, जैसे हम एक चीज पढ़ते हैं कि ये आरटीआई 2005 में आया था। तो 2005 से पहले कुछ राज्य है जो ये अधिनियम बना चुके थे अपने स्तर पे, उसमें राजस्थान भी शामिल है, ध्यान रखना। ठीक है। इसमें मैं नाम लिख रहा हूं कुछ, देखो नाम लिख रहा हूं मैं, शॉर्ट ट्रिक और बताऊंगा इसमें। एक तो देखो तमिलनाडु है, जो 2005 से पहले भी बना चुका है। एक है मध्य प्रदेश, एक है कर्नाटक, एक राजस्थान, और नंबर 5, 5 ही राज्य थे, जम्मू एंड कश्मीर। ये 5 राज्य हैं जो ये अधिनियम 2005 में उससे पहले भी बना चुके थे। तमिलनाडु पहला राज्य था, 1997 में बना चुका था। एमपी 1998 में बना चुका था। कर्नाटक है ये 2000 में लागू कर दिया। राजस्थान ने कब लागू कर दिया? 2001 में कर दिया। और जम्मू कश्मीर ने लागू किया था इसको 2004 में। तो तमिलनाडु, इसको हम कह सकते हैं, देखो TMK, आरजे मतलब राजस्थान और जम्मू कश्मीर। टीएमके वैसे तृणमूल कांग्रेस है, ममता बनर्जी वाली पार्टी का नाम है। टीएमके का मतलब याद है, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आरजे का मतलब राजस्थान और जम्मू कश्मीर। ये 5 राज्य है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आया था ना, उससे पहले ही इस अधिनियम को लागू कर चुके थे। ठीक है। अब बात आती है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। सूचना का, अब पृष्ठभूमि इस प्रकार से केंद्रीय स्तर पे बन गई थी कि अब इस प्रकार का अधिनियम लागू करना ही पड़ा केंद्र सरकार को। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? राइट टू इंफॉर्मेशन 2005। अब इसमें देखो, ये लोकसभा में पारित हुआ था। लोकसभा में 15 जून 2005 को पारित हो गया। और पारित होने के बाद में इसको अगर भारत में लागू की बात करें तो लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। वैसे 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था।
आरबीएस की जो पुरानी किताब है उसमें 13 अक्टूबर दे रखा है, लेकिन थोड़ा संशोधित बात है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें हमने क्या किया था, एक बार संशोधन की बात कर लूं मैं। इसमें हमने संशोधन किया था 2019 में। 2019 में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन किया मोदी सरकार ने, और संशोधन करके इसमें कुछ रूल्स चेंज कर दिया। एक तो ये कर दिया है कि जो केंद्र और सूचना आयोग है, केंद्र में सूचना आयुक्त होते हैं, राज्य में सूचना आयुक्त होते हैं। तो इन जो सूचना आयुक्त होते हैं ना, राज्यों के सूचना आयुक्त, इनके कार्यकाल है वो केंद्र सरकार निर्धारित करेगी। एक राज्य में अन्य चलो केंद्र और राज्यों की बात करें, अन्य सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त, उनके वेतन भत्ते और शक्तियां वगैरह बराबर प्रदान करने का प्रावधान इसमें किया गया। तो वेतन है उनको बराबर देने की बातें, कुछ थोड़ा हल्का फुल्का इसमें क्या किया था, संशोधन इसके माध्यम से किया गया था। ठीक है, अब अपने लिए बात ये बनती है, इस एक्ट में याद रख सकते हो आप, सामान्य जानकारी के तौर पे मैं यहां से बात करूं तो इस अधिनियम में टोटल 6 अध्याय और 21 धाराएं हैं। 6 तो है क्या, चैप्टर, और 21 क्या है, 31 क्या है, इसमें धाराएं हैं। छह अध्याय और 31 धाराएं हैं, प्लस 2 अनुसूचियां और शामिल है। इस अधिनियम में 6 अध्याय, 31 धाराएं और 2 अनुसूचियां इसमें शामिल की गई है। अब सबसे खास बात इसके संदर्भ में बात करें तो हमारा सवाल यह बनता है कि इस अधिनियम के जैसे लागू हो गया भारत में, तो एक नागरिकों को कौन से अधिकार मिल सकते हैं। नागरिकों को कौन से अधिकार मिले। अब सवाल ये बनता है कि जो नागरिक है, उन नागरिकों को इसके तहत कौन से अधिकार प्रदान किए गए या मिले या दिए गए। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास में एक अधिनियम आ गया, हमारे पास जब अधिनियम आ गया तो इस अधिनियम के तहत हमें सूचनाएं कौन से ले सकते हैं। मैं सामान्य तौर पे बोलूं, इसमें सामान्य समझाने का प्रयास करूंगा, हल्की फुल्की चीजें लिखूंगा भी इसमें। इसके तहत क्या है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के जो भी विभाग है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, उसके जो भी विभाग या कार्यालय है, उन कार्यालयों से सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। यानी मैं एक चीज बात करूं यहां पे, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, उनके जो विभाग है, उन विभागों या मैं कह दूं कार्यालय से अब हम क्या कर सकते हैं, सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। वे केंद्र सरकार है चाहे राज्य सरकार है, चाहे कोई सी भी सरकार है, चाहे स्थानीय सरकार है, उनसे जो विभाग और कार्यालय, उनकी जो सूचनाएं हैं, वो प्राप्ति का हमारे प्रत्येक नागरिक को प्राप्त करने का अधिकार इसके तहत मिल गया। और याद रखना, सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 के तहत आता है। वहां क्यों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना। हम जो मूल अधिकार पढ़ते हैं तो मूल अधिकारों में हम कौन सा अनुच्छेद पढ़ते हैं, तो मूल अधिकारों में हम अनुच्छेद पढ़ते हैं 19। 19(1) में ए है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो अब ए में क्या है, सूचना का अधिकार भी इसके तहत लागू किया गया है। तो आपको विभागों से संबंधित, केंद्र सरकार है चाहे राज्य सरकार, उसके विभागों से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार है। अच्छा, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम दस्तावेज या हम कह सकते हैं रिकॉर्ड, दस्तावेज या रिकॉर्ड देख सकते हैं, या फिर आप देखना नहीं चाहते आप देख सकते हो, या फिर आप चाहो तो उसकी फोटोकॉपी ले सकते हो, यानी किसी भी प्रकार से। अच्छा, मान लो कि आप इससे देखना नहीं चाहते तो आप फोटो प्रति लेना चाहते हो, तो देखो अगर बड़े आकार का कागज है, तो एक सामान्य तौर पे याद रखना आपको, अगर आप फोटो प्रति लेना चाहते हो तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फोटो प्रति लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 रुपये प्रति कॉपी, प्रति फोटो कॉपी। अगर 2 रुपये प्रति फोटोकॉपी देते हो तो आपको इसकी प्रिंट आउट मिल जाएंगे, जितने फोटोकॉपी निकलवाने निकलवा सकते हो। अगर आपको बड़े कागज पर सूचनाएं चाहिए,
बड़े कागज पर अगर आपको सूचनाएं चाहिए तो अगर कागज बड़ा है तो अतिरिक्त शुल्क भी उसका लगेगा। अगर आपको कंप्यूटर में, सीडी में या फ्लॉपी डिस्क या कोई अन्य हार्ड डिस्क में सूचनाएं चाहिए तो 50 रुपये चार्ज लगेगा। इसमें आपको सूचनाएं प्राप्त हो सकती है, इसमें मना नहीं करेंगे। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप किसी विभाग से सूचना लेना चाहते हो तो मिल जाएगी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के। अगर आप दस्तावेज देखना चाहते हो तो मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो काम, जो भी काम आपके क्षेत्र में हो रहा है तो उस कामों को आप देख सकते हो, वह रिकॉर्ड लिख के सकती है। ठीक है, कामों, जो भी काम आपके आसपास, मान लो सड़क बन रही है तो आपको ये जानने का अधिकार है कि उस सड़क में कौन सी सामग्री मिल रही है, कितना वेटेज पास हुआ है, कितना इसमें से लगाए जा रहे हैं, कहीं कमी तो नहीं की जा रही है। आपको पूरी सूचना इसमें जानने का अधिकार है। ठीक है, इसके अलावा मानो कि आपको काम में आने वाले सामग्री के नमूने तक लेने का अधिकार इसके तहत सूचना के अधिकार तक दिया गया है। सीडी, फ्लॉपी डिस्क में सूचनाएं प्राप्त कर सकते हो। या जैसे मैं बात करूं अन्य दूसरे तरीके से मैं बात करूं तो इसमें जैसे जैसे आपने मस्ट रोल देखे होंगे, मजदूरी के मस्ट रोल है, नरेगा वाले जो मस्ट रोल है उसकी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा केस बुक, डायरी बुक वगैरह जो दस्तावेज है उसकी सूचनाएं ले सकते हो। या लॉग बुक जो टेंडर दस्तावेज है उसकी सूचनाएं आप प्राप्त कर सकते हो। टेंडर जो जारी होते हैं ना सरकार के द्वारा खातों में या किस प्रकार से, उनकी सूचनाएं लेने का आपको अधिकार है। ठीक है, तो आपको कंप्यूटर में सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार है, नोट को दिक्कत नहीं है। सीडी में ले सकते हो, फ्लॉपी डिस्क में ले सकते हो, इनमें सूचना प्राप्ति का आपको अधिकार यानी हर प्रकार से आपको मिले, ये मुख्य रूप से सूचना आयोग का कार्य मुख्य रूप से होता है। ठीक है, दूसरी बात अपने लिए होता है कि आप सूचना प्राप्त कैसे करोगे, तरीका क्या आपके पास में सूचना, तो मैं ये लिख दूं सूचना प्राप्ति का तरीका। सूचना प्राप्त करने का तरीका। आप सूचना प्राप्त कैसे करोगे? सूचना प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या होगा, आपको एक आवेदन करना होता है, एक प्रारूप होता है। उस प्रारूप के अनुसार आपको क्या करना होगा, सूचना के लिए आवेदन पत्र देना होगा। ठीक है, यानी हर जगह आरटीआई केंद्र बने हुए, वहां पर आपको एक प्रारूप दिया जाएगा, उस प्रारूप को भरकर आपको क्या सूचना चाहिए, किस विभाग से संबंधित चाहिए, ये प्रारूप आवेदन पत्र देना होगा। आवेदन पत्र का शुल्क रहेगा 10 रुपए। अब ये जो 10 रुपए हैं, आप चाहो तो कैश दे सकते हो और आप चाहो तो पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से कैसे भी बैंक में कैसे जमा करवा सकते हो। तो कैश या पोस्टल ऑर्डर के तौर पे आप 10 रुपए इसमें देते हो। ठीक है, तो 10 रुपए देने पर उस विभाग से संबंधित सूचना आपको क्या हो जाएगी, उसमें उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरी बात है कि आपको सूचना आवेदन 10 रुपए का कर रहे हैं हम, 10 रुपए है। अगर मान लो कि कोई प्रारूप है या कागज का रूप ज्यादा बड़ा है, इसमें बात कर दूं यहां पे, कागज बड़े आकार का चाहिए आपको फिर फोटोकॉपी लेने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, में होने पर अतिरिक्त शुल्क और रहेगा उसमें। मान लो कागज की जितना आकार है उतनी शुल्क है, 10 रुपए से ज्यादा भी दिया जा सकता है। ठीक है, अगर आपको मानो कि फोटोकॉपी सामान A4 साइज में चाहिए तो प्रति फोटोकॉपी चार्ज क्या रहेगा, प्रति कॉपी कितने रुपए रहेंगे, 2 रुपए। ठीक है, अगर मान लो कि आपको सीडी में या अन्य मान लो कि फ्लॉपी डिस्क में सूचनाएं चाहिए तो उसका चार्ज कितना रहेगा। मान लो कि आपको चाहिए कि मुझे मेरे कंप्यूटर में डाल दो, पेन ड्राइव में डाल दो, आप कहते हो कि सीडी में डाल दो, किसी डिस्क में डाल दो, तो फीस क्या रहेगी, 50 रुपए उसकी फीस मात्र रहेगी और इसमें आपको सूचनाएं मिल सकती है। ठीक है, अब विशेष बात आपको क्या नोट करनी है, सूचनाएं आपको कितने समय में मिल सकती है, ये सबसे अहम पॉइंट आपका रहेगा। सूचनाएं आपको कितने समय में मिल सकती है, जैसे आप आवेदन करते हो तो अगले 30 दिन में आपको सूचनाएं प्रदान कर दी जाएगी। कितने समय में, अगले 30 दिन में आपको सूचना दे सकते हैं। दूसरी बात याद रखना है,
जैसे 30 दिन में आपको सूचनाएं दी जाती है। विशेष पॉइंट ये भी नोट करना है कि अगले 30 दिन में जब आपको सूचनाएं दी जाती है तो कभी कभी की स्थिति क्या होती है कि मुख्य जो सूचना अधिकारी होता है वो पद पर नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में सहायक सूचना अधिकारी सूचना देता है, तो उसके लिए 35 दिन में सूचना देनी होती है, या दोनों ही नहीं होती, थर्ड कोई पार्टी सूचना दे रही तो 40 दिन एग्जीक्यूटिव टाइम इसमें होता है। लेकिन अगर आपको सूचनाएं किस प्रकार की चाहिए, मान लो कि सूचनाएं जीवन से संबंधित हो, जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित सूचना आपको कितने समय में मिलेगी, तो अगले 48 घंटे में आपको सूचना उपलब्ध है। यानी किसी की मान लो कि मृत्यु से जीवन से संबंधित जुड़ी हुई हो या किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित सूचना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में अगले 48 घंटे में यानी 2 दिन में सूचना उपलब्ध करवा दी जाएगी। ये विशेष बात इसमें आपको नोट करना है। अगर आपको सूचना नहीं चाहिए, आपको सिर्फ रिकॉर्ड देखना है, आपको मिस्ड रोल देखना है, फोटोकॉपी वगैरह नहीं चाहिए, तब ऐसी स्थिति में जो 10 रुपए देते हैं ना, इस 10 रुपए तक आप 1 घंटे तक देख सकते हो। इस 10 रुपए में आप सूचनाएं कितने समय तक देख सकते हो, 1 घंटे तक। इससे ज्यादा आपको सूचना देनी है, देखनी है, तो प्रत्येक अगले 15 मिनट 5 रुपए का चार्ज रहेगा। यानी सवा घंटा है, जैसे 15 मिनट, आधा घंटा, इस प्रकार से प्रत्येक अगले 15 मिनट का चार्ज क्या रहेगा, मात्र 5 रुपए चार्ज रहेगा। आप लंबे समय तक भी इस प्रकार की सूचनाएं देख सकते हो, आप फोटो खींच सकते हो, अगर अनुमति हो, नहीं तो वो क्या करते हैं, फोटो कॉपी निकाल के उसका प्रिंट आउट भी दे देते हैं। ये विशेष अधिकार हमारे पास में रहता है। अब सवाल ये बनता है कि अगर कोई व्यक्ति सूचना हमें नहीं दे तो हमें क्या करें उसमें। भाई निश्चित समय में अगर सूचना नहीं दी, 30 दिन में अगर सूचना नहीं दी, तो ऐसा माना जाएगा कि सूचना देने से इनकार कर दिया उन्होंने। निर्धारित अवधि में सूचना नहीं देने पर सूचना देने से इनकार माना जाएगा। अगर आपने सूचना प्राप्त की और 30 दिन में सूचना नहीं दी, तो आप इसके विरुद्ध अपील कर सकते हो। और अपील के तौर पे आपको याद रखना है कि कुछ कंडीशन ये है कि जुर्माना भी है इसमें। जुर्माना, या मैं लिख दूं पेनल्टी। कब लागू होती है जुर्माना या पेनल्टी? तब लागू होती है कि यदि कोई व्यक्ति सूचना नहीं देता है, यदि कोई व्यक्ति भ्रामक सूचना देता है, अधूरी सूचना देता है, या आवेदन बिना कारण बताए ही आवेदन को अस्वीकार कर देता है, ऐसी स्थिति में क्या कर देते हैं, जैसे सूचना अधिकारी बिना कारण बताए आवेदन लेने से मना करे या अधूरी, भ्रामक या झूठी सूचना देने पर 250 रुपये प्रतिदिन से अधिकतम 25,000 रुपये तक का जुर्माना है।
जुर्माना और ये ध्यान रखना का काम है राज्य में राज्य सूचना आयोग, केंद्र में केंद्रीय सूचना आयोग। भाई अधिकारी कर्मचारी की नियुक्ति हो रही है कि नहीं, सूचनाएं मिल रही कि नहीं, ये समस्या क्या है, जुर्माना वगैरह कैसे लगाना है। देखो, अगर सूचना अधिकारी बिना कारण बताए एक तो आवेदन लेने से मना कर दे, या झूठी सूचना दे, भ्रामक सूचना दे, आदि सूचना दे, ऐसी कोई भी कंडीशन है तो इसमें कम से कम तो है 250 रुपये प्रतिदिन का चार्ज रहे। और अधिकतम जुर्माना कितना लगाया जा सकता है, 25,000 रुपये तक जुर्माना लगाने का इसके तहत अधिकार होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको नोट करने। अब दूसरी खास बात इसमें होती है कि कौन सी सूचनाएं जो आपको नहीं मिल सकती, कौन सी सूचनाएं हमें नहीं मिल सकती। कौन सी सूचनाएं नहीं मिल सकती। वे सारी सूचना थोड़ी दे सकते हैं, कुछ सूचनाएं तो गुप्त होती होगी। देखो, कौन सी सूचनाएं मिल सकती नहीं मिल सकती, तो देखो राज्य सुरक्षा से संबंधित आपको कोई सूचनाएं नहीं देंगे। आपको ये नहीं बताएंगे, आप पूछ लो कि भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर भारत की कितनी सेना तैनात है, आपको कोई सूचना नहीं मिलेगी इसकी। क्या पता आप कोई नया फंडा ला रहे हो, कोई नया आतंकवादी गतिविधियों से मिले हो, ऐसी सूचनाएं नहीं दी जाए। क्या काम काम ही क्या, कितनी सेना तैनात हो, देश से सुरक्षा कर रहे हैं। अगर सूचनाएं मिल गई तो आपको उनके जीवन के जो फौजी तैनात हैं उनके जीवन को खतरा हो सकता है, अपराध प्रवृत्तियां बढ़ सकती है, इसलिए ऐसी सूचनाएं नहीं दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा सुरक्षा रणनीति, सुरक्षा रणनीति, विज्ञान, अर्थव्यवस्था से संबंधित गोपनीय सूचनाएं आपको नहीं मिलेगी। और एक सुरक्षा रणनीति, हम कैसे देश संभालते हैं, देश की क्या स्थिति है, मणिपुर में सेना भेजी तो ये रणनीति थोड़ी बताएंगे आम लोगों को, क्या स्थिति हो रही है, तो कितने फौजी तैनात है, क्यों तैनात है, कहां कहां तैनात है, नहीं बताई जाएगी। और हमारा अगला कदम क्या होगा ये भी नहीं बताएंगे हम किसी को। ठीक है, अच्छा, विदेशों से कुछ गुप्त सूचनाएं प्राप्त होती है हमें, वो भी नहीं बताई जाएगी। हमारे जितने रो एजेंट काम करते हैं ना, विदेशों से प्राप्त गुप्त सूचनाएं, ये भी नहीं बताई जाएगी। इसके अलावा विदेशों से अगर आप संधि वगैरह बिगड़ रहे हैं मामला तो भी नहीं बताएंगे। या आप ले सकते हो जैसे न्यायालय, संसद या विधानसभा के अधिकार हनन संबंधी, अगर ऐसी सूचना है जिससे अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो सूचना भी आपको नहीं दी जाएगी। इसके अलावा आपको सूचना नहीं मिलेगी गुप्तचर ब्यूरो, यानी अपने गुप्तचर ब्यूरो है ना, गुप्तचर ब्यूरो, ये सूचना नहीं दी जाएगी। सीमा सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल जिनसे अपराध बढ़ता हो ऐसी सूचना नहीं दी जाएगी। अपराध या आतंक को बढ़ावा देने वाली सूचनाएं कतई नहीं दी जाएगी। आप पूछोगे ना आरटीआई लगाकर तो भी नहीं दी जाएगी। इस प्रकार की सूचनाओं को क्या किया गया है, प्रतिबंधित करने का काम इसमें माध्यम से किया गया है। ठीक है, अब सवाल छोटा सा ये भी बनता है कि जब आप राजस्थान से कहीं से भी आप सूचना प्राप्त करना चाहते हो तो आपको सूचना अधिकारी कौन से मिलेंगे वहां। तो देखो, सूचना अधिकारी कौन कौन होते हैं।
हालांकि राज्य सूचना आयोग की बात करेंगे हम, लेकिन हर विभाग में भी सूचना अधिकारी होते। देगा कौन आप जब सूचना लेने के लिए जाओगे? भाई जैसे स्कूल में जाते हो तो स्कूल में कौन सूचना देगा? प्रिंसिपल के पास जाओगे, वरिष्ठ अधिकारी कौन होता है उसके पास जाओगे, तो ये चीज नोट करनी है। अच्छा, मैं जैसे बात करूं तो आपको चाहिए जैसे ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत में आपको सूचनाएं कौन देगा? तो ग्राम पंचायत में होता है ग्राम विकास अधिकारी। पहले इसको ग्राम सेवक कहा जाता था। तो सूचनाएं देने का जिम्मेदारी किसकी रहेगी? ग्राम विकास अधिकारी की। दूसरी बात करें जैसे पंचायत समिति, पंचायत समिति में होता है विकास अधिकारी। यहां पर कौन सा पद होता है? विकास अधिकारी सूचनाएं देगा। जिला परिषद, जिला परिषद पर आपको सूचनाएं उपलब्ध करवाएगा मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है यहां पे। जब हम जिला परिषद पढ़ते हैं तो इस अधिकारी का नाम उसमें जरूर होता है। इसको बोलते हैं सीईओ, इसको बोलते हैं वीडीओ, इसको बोलते हैं डीओ। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफिसर। अच्छा, नगर पालिका में आप जाओ तो नगर पालिका में होता है अधिशासी अधिकारी, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। शॉर्ट में लिखते हैं ईओ, ईओ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अच्छा, आप जब विश्वविद्यालय से आपको सूचना चाहिए, किसी यूनिवर्सिटी से सूचना चाहिए, तो वहां पर एक पद होता है कुल सचिव का, वो आपको सूचनाएं उपलब्ध करवाएगा। ठीक है। अच्छा, राज्य सरकार के किसी विभाग की सूचना चाहिए, राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त कोई संस्था अगर है और आपको उसकी सूचना चाहिए, इसमें एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है जिसको मुख्य बोलते हैं सीईओ। वो इसी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उसके द्वारा ये सूचनाएं आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। सर, आज सरकारी किसी विभाग की मैं बात करूं, सरकारी विभाग तो कोई भी सरकारी विभाग है, जैसे विद्यालय है, कन्या अन्य विभाग है, उस विभाग में जो सबसे वरिष्ठ अधिकारी होगा ना, वरिष्ठतम अधिकारी, वो आपको सूचनाएं प्रदान करेगा। ठीक है। ये महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं जिनके द्वारा सूचनाएं आपको उपलब्ध करवाने का काम या जिम्मेदारी इनकी रहती है। मान लो ग्राम सेवक ग्राम विकास अधिकारी ने सूचनाएं उपलब्ध करवाई, उसके विरुद्ध आपको अपील करना है तो सरपंच है, यानी पहली अपील वहीं पर हो सकती है और 30 दिन में अपील की सुनवाई होती है। 30 दिन में अगर अपील की सुनवाई नहीं हो रही है तो अब आपको अपील है ऊपरी अदालत में, जैसे राज्य सूचना आयोग वगैरह में इसमें करनी होती है। ठीक है, ये कार्य इसमें आपको मोस्टली क्या करना है, याद रखना। अब सवाल अपने बनता है कि राजस्थान की जहां से बात करें तो राजस्थान में राज्य सूचना आयोग स्थापित है। बात हम कर रहे, बहुत महत्वपूर्ण से बात है, यहां से याद रखना। और आपके पेपर की दृष्टि से यहां से हम बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज की क्लास की आपके लिए काम आने वाली जानकारी रहने वाली है। तो मैं बात करूं राज्य सूचना आयोग। देखो, एक सवाल बनता है, सवाल ये बनता है कि आखिर क्या उद्देश्य है सूचना का अधिकार? क्या आपसे पूछे कि सूचना का अधिकार अधिनियम लागू करने के पीछे उद्देश्य क्या है, तो आपको ये चीज नोट करना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम लागू करने के पीछे उद्देश्य ये है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जो सरकार है और सरकारी जो प्राधिकारी है,
सरकारी या सरकार के जो प्राधिकारी है, उन प्राधिकारियों की जो कार्य प्रणाली है, उस कार्य प्रणाली की पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ही शुरू किया गया। और इसका दूसरा उद्देश्य यह था कि केंद्र में केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना करें और राज्य में राज्य सूचना आयोग की स्थापना करना इनका प्रमुख आरटीआई का उद्देश्य था। तो जो प्राधिकारी है, जितने भी जो प्राधिकारी है, उन प्राधिकारियों के बारे में, यानी मैं ये यहां से लिख दूं सरकारी है, ध्यान रखना, सरकारी प्राधिकारियों के कार्य प्रणाली में पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता सुनिश्चित करना। याद रखना आरटीआई का क्या है, उद्देश्य है। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करें राज्य सूचना आयोग। और राज्य सूचना आयोग की जहां से बात करें तो पॉइंट ये से भी नोट कर लेना, आपको कुछ जानकारी भी आपको नोट करनी है। क्या नोट करना है कि राज्य सूचना आयोग की स्थापना राजस्थान में, और राजस्थान में एक चीज नोट करोगे तो सूचना का अधिकार यानी आरटीआई कौन सा, 2005। और 2005 की एक धारा है, कौन सी है, कौन सी धारा याद रखोगे, धारा 15 के तहत राजस्थान में इसका गठन हुआ था। ठीक है। अब आपसे ये पूछे कि गठन कब हुआ, इसका स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना वैसे हमने 13 अप्रैल 1900 सन 2006 में कर ली थी, 13 अप्रैल 2006 में कर ली थी। लेकिन इसमें जो पदाधिकारी की नियुक्ति और उन्होंने कार्य करना कब से शुरू किया था, तो 18 अप्रैल को किया था। तो स्थापना या गठन की बात करें तो 18 अप्रैल 2006 को हुई। गठन कब होता है इसका, 18 अप्रैल 2006 को। ये जयपुर में स्थापित है वर्तमान में। ठीक है। दूसरा पॉइंट आपसे ये पूछेंगे इसमें सदस्य संख्या की क्या स्थिति है। सदस्य संख्या, इसमें सदस्य संख्या हो सकते हैं, देखो एक तो होता है मुख्य सूचना आयुक्त, जिसको हम अध्यक्ष बोलते हैं, और इसमें 10 सदस्य हो सकते हैं। एक तो मुख्य सूचना आयुक्त हो सकता है और उसके साथ में 10 अन्य सूचना आयुक्त इसमें हो सकते हैं। जबकि राजस्थान के वर्तमान की बात करें तो हम ज्यादातर 4 रखते हैं अन्य आयुक्त, और वर्तमान में 3 ही अन्य आयुक्त की इसमें नियुक्ति है। ठीक है। दूसरा सवाल अपने लिए बनेगा कि इनकी नियुक्ति किसके द्वारा और कैसे की जाती है। नियुक्ति में पॉइंट नोट करना है आपको, तो नियुक्ति में लिखना है राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल द्वारा समिति की सिफारिश पर। राज्यपाल द्वारा एक समिति होती है और वह समिति सलाह देने का काम करती है, और उस समिति की सिफारिश पर किया जाता है। समिति कितने सदस्यों की होती है, 3 सदस्यों की होती है। एक तो उस समिति में होता है उस राज्य का मुख्यमंत्री, एक होता है उसमें जो विधानसभा सदन होता है उसमें विपक्ष दल का नेता। विधानसभा में विपक्ष या सत्ता प्रतिपक्ष नेता। एक होता है
मुख्यमंत्री द्वारा कोई नाम निर्देशित कैबिनेट मंत्री, और मुख्यमंत्री इस समिति में क्या होता है, अध्यक्ष होता है। ठीक है, देखो इसमें अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। एक अध्यक्ष और अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। राज्यपाल एक समिति की सिफारिश पर करता है और उस समिति में उस राज्य का मुख्यमंत्री होता है। उस राज्य में जो विधानसभा है, विधानसभा प्रतिपक्ष का नेता होगा और कैबिनेट मंत्री होगा। राजस्थान की बात करें तो ये सदस्य इसमें होते हैं। तो 3 सदस्यों की समिति होती है, वो समिति सिफारिश करती है और उस सिफारिश के अनुसार नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल उन्हीं को नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री इस समिति का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहां से अपने लिए बनता है कि जैसे नियुक्ति की जाती है, नियुक्ति के तुरंत बाद में इसमें होता है, मान लो कि जो कार्यकाल और वेतन भत्तों की बात करें, अगले पेज पे कर लेते हैं। कार्यकाल एवं वेतन भत्ते, वेतन भत्ते और कार्यकाल के बारे में दोनों में एक ही पॉइंट याद रखना, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित। ये 2019 में जो संशोधन हुआ था ना, उस संशोधन के बाद में ये प्रावधान कर दिया है, केंद्र सरकार वेतन भत्ते भी निर्धारित करेगी और कार्यकाल भी निर्धारित करेगी। हालांकि इससे पहले अगर हम बात करें तो 5 वर्ष और या 65 वर्ष जो पहले उसका उल्लेख था, केंद्र में भी यही उल्लेख है। तो केंद्र सरकार ये जितना चाहे कर सकती है, इसके प्रावधान के अकॉर्डिंग इसमें शामिल करके थोड़ा सा संशोधन इसमें कर दिया गया। ठीक है, अच्छा, जैसे नियुक्ति होती है तो नियुक्ति के बाद में शपथ होता है और त्यागपत्र का प्रावधान है। शपथ में याद रखना है राज्यपाल दिलाता है, और त्यागपत्र की बात करें तो दोनों पोस्ट ही, ये दोनों काम ही कौन करता है, राज्य के राज्यपाल करता है। तो त्यागपत्र, शपथ तो याद रखना राज्यपाल द्वारा, उस राज्य का जो राज्यपाल होता है उसके द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। और त्यागपत्र की बात करें तो ये अपना त्यागपत्र अध्यक्ष और सदस्य किसको देते हैं, तो राज्यपाल को संबोधित करते हुए त्यागपत्र दे सकते हैं। ठीक है, ये प्रावधान ठीक है। और चीज आती है कि पद से हटाने की बात आती है। पद से हटाना, मैं राजस्थान राज्य आयोग की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। पद से हटा भी कौन सकता है, तो राज्यपाल द्वारा इनको हटाया जा सकता है, राज्यपाल द्वारा। राज्यपाल कब हटाएगा, तो राज्यपाल हटाएगा सिद्ध कदाचार। भाई मान लो कि कोई भ्रष्टाचार की स्थिति हो गई या कार्य करने में असमर्थता, असमर्थता, अगर ये स्थिति बनती है तो उनको पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन एक चीज है, देखो हमने क्या किया, नियुक्ति राज्यपाल कर रहा है, शपथ राज्यपाल दिला रहा है, हटा भी राज्यपाल रहा है। ठीक है, और बाकी केंद्र द्वारा इनके कार्यकाल वगैरह, वेतन भत्ते वगैरह निर्धारित किए जाते हैं। ये जो वार्षिक रिपोर्ट देते हैं ना, वार्षिक रिपोर्ट, ये वार्षिक रिपोर्ट देते हैं राज्य सरकार को। सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको देता है, राज्य सरकार को देता है। राज्य सरकार उस रिपोर्ट को प्राप्त करके विधानसभा का जो पटल होता है उस पर चर्चा हेतु रखवाता है कि हमने ये कार्य, इनके द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा के बारे में सारी बायोडाटा इसमें तैयार होती है। ठीक है, ये चीज याद रखना, मोस्टली आपको आप अच्छे से आपको याद रखते हुए आगे बढ़ना। अब सवाल ये बनता है, जैसे मैं राजस्थान की बात करूं, राजस्थान की विशेष चर्चा के अकॉर्डिंग हम बात करें तो जैसे ये सेम प्रोसेस हमने पढ़ा था, इसी प्रकार से सेम केंद्र में होता है। ठीक है, जैसे राज्य सूचना आयोग है, वैसे केंद्र में राष्ट्रीय सूचना आयोग होता है, केंद्रीय सूचना आयोग होता है। वो भी आरटीआई के तहत स्थापित है। और उसकी अगर हम बात करें तो सदस्य संख्या सेम में, एक अध्यक्ष होंगे, 10 सदस्य हो सकते हैं। नियुक्ति राज्यपाल कर रहा है, ये कार्य वहां पर राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। वहां पर भी एक समिति की सिफारिश होती है, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं उस समिति के, केंद्रीय सूचना आयोग में।
विधानसभा की जगह याद रखना लोकसभा का जो विपक्ष का नेता है वो इसमें सदस्य होता है, और प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्देशित जो व्यक्ति होता है वो इसमें शामिल होता है, और राय और परामर्श देते हैं राष्ट्रपति को और उसकी नियुक्ति कर देते हैं। और वेतन भत्ते निर्धारित कर ही रहे। शपथ राष्ट्रपति दिलाता है केंद्र में, त्यागपत्र भी राष्ट्रपति लेता है केंद्र में, पद से हटाना राष्ट्रपति द्वारा, वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को देते हैं। सेम प्रोसेस इसमें याद रखना। अब सवाल ये बनता है कि जैसे राज्य सूचना आयोग है, राज्य सूचना आयोग के जैसे अपने गठन हुआ था 18 अप्रैल को, तो 18 अप्रैल को प्रथम राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया था। किसको बनाया था? तो याद रखना आपको, प्रथम आयुक्त में एमडी कोरानी को। किसको बनाया था? प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त। और आयुक्त को अक्सर बोला जाता है, क्या नाम मिलेगा आपको? अध्यक्ष बोलते हैं इसमें, ठीक है। तो याद रखना एम डी कोरानी। एक तो ये चीज नोट करना है। दूसरा पॉइंट कौन सा नोट करोगे यहां पे? वर्तमान, वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर है मोहनलाल लाठर। एम एल लाठर भी कहा जाता है इनको। कब से? तो 9 जुलाई 2024 से लगातार इस पद पर बने हुए हैं। ये चीज भी साथ में आपको नोट करना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं बात करूं तो राजस्थान के ऐसे कौन से व्यक्ति है जो मान लो कि मुख्य सूचना आयुक्त बन चुके हैं अब तक? राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त, देखो पहले नाम पे आपको याद है एमडी कोरानी। आपसे सवाल यहां से ये पूछा जाएगा कौन सा व्यक्ति नहीं बना हुआ है। दूसरा याद रखना है टी श्रीनिवासन। तीसरा नाम आपको याद रखना है सुरेश चौधरी। चौथा नाम याद रखना है देवेंद्र भूषण गुप्ता। टीबी गुप्ता जो पहले थे इसमें, टी बी लिख रहा हूं, देवेंद्र भूषण गुप्ता इनका पूरा नाम। और पांचवा नाम आपको पता है बोर्ड पे लिखा हुआ है, एम एल लाठर। पांचवें नाम के याद रखोगे, एम एल लाठर इस पद पर बने हुए वर्तमान में है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर हम बात करें थोड़ी सी और जानकारी की बात करें तो वर्तमान में एक तो अध्यक्ष है और सदस्य और हैं। वर्तमान में एक तो अध्यक्ष और 3 सदस्य हैं। अध्यक्ष तो मोहनलाल लाठर है, सदस्य कौन है? एक तो सुरेश चंद्र गुप्ता है, महेंद्र कुमार पारेख और टीकाराम शर्मा, 3 सदस्य है, ध्यान रखना। सुरेश कुमार गुप्ता, एक याद रखोगे महेंद्र पारख, और तीसरा टीकाराम शर्मा। ये तीनों वर्तमान में क्या है? राज्य सूचना आयुक्त के सदस्य। और अध्यक्ष इसमें वर्तमान में है ही 3 और +3 +1 यानी 4, वर्तमान में टोटली 4 ही है, ठीक है। अच्छा, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको सामान्य तौर पर राजस्थान के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो आपको याद रखनी है। और राजस्थान में लोक सेवाओं को प्रदान करने की एक गारंटी के लिए हमने 2011 में अधिनियम बनाया था, यानी अशोक गहलोत की सरकार थी। राजस्थान में लोक सेवाओं को प्रदान करने की गारंटी एक्ट 2011 में लाया गया था और उसको 14 नवंबर 2011 को लागू किया था। इसमें उसमें 15 विभाग थे, उसकी 25 यानी 15 विभागों की 108 सेवाएं शामिल की गई थी।
और फिर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 25 विभागों की टोटल 221 सेवाएं इसमें गारंटी अधिनियम में शामिल हैं। ठीक है, ये आपको मोस्टली याद रखना है। एक चीज याद रखना है कि राजस्थान देश का पहला राज्य जिसने 1 अगस्त 2022 को राजस्थान जन सुनवाई अधिनियम बनाकर लागू किया था। ठीक है, अधिनियम बनाया और उसको लागू किया था। ठीक है, राजस्थान जन सुनवाई अधिनियम, ये पॉइंट नोट करना। राजस्थान जन सुनवाई अधिनियम, और यह अधिनियम 1 अगस्त 2012 को लागू हुआ था। और देश का प्रथम राज्य राजस्थान है, ध्यान रखना, प्रथम राज्य राजस्थान ये अधिनियम लागू करने वाला बना। कब की बात है? 2012 की बात है। इसमें मान लो कि सुनवाई के लिए क्या करना होता है, सुनवाई जैसे आपको करनी है तो तुरंत पहले सुनवाई के लिए विशेष अधिकार की बात इसमें है कि पहले 15 दिन में सुनवाई होगी, दूसरे स्तर के 30 दिन में, अगले 30 दिन में सुनवाई, तीसरे स्तर के अगले, मान लो कि आगे से आगे अपीली अधिकारी जो सुनता है उसमें 21 दिन का समय, फिर 2 सप्ताह का टाइम है। इस प्रकार से सुनवाई का अधिकार, यानी ये रूल्स लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो पहला राज्य राजस्थान इसमें बना हुआ है। ये मोस्टली महत्वपूर्ण चीजें और महत्वपूर्ण जानकारी आपको सूचना के अधिकार अधिनियम और राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में याद रखनी है। ठीक है, तो ये जानकारी आपको इसके संदर्भ में याद रखते हुए आगे बढ़ना है। और जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, बस अगर क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर करके बता दें। नया चैनल है, ज़्यादा फॉलोअर नहीं है, लेकिन कमेंट करके बता दें आपको क्लास कैसी रही। आज के लिए जय हिंद, नमस्कार, सभी साथियों को आभार, अभिनंदन, राम राम साथी।